हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लॉ विद रिया और आज हम करेंगे BA-LLB के थर्ड सेमेस्टर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन की 5th और लास्ट यूनिट को कंप्लीट। ठीक है, ये लेक्चर होगा हिंदी में और इससे पहले हमने 4 यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं हिंदी में। ठीक है, चाहो तो उन्हें जाके देख लेना। और उसके सिवा लॉ एंड मीडिया, कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड इंग्लिश, ये भी हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें जो 5th यूनिट है इसमें हमें मेनली क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग यानी कि नियोजन। नियोजन क्या होता है और पॉलिसी मेकिंग यानी कि नीति निर्माण क्या होता है। आपने सुना होगा ना, सरकार नीतियां बनाती है, पॉलिसी। ठीक है, तो पॉलिसी मेकिंग क्या है और प्लानिंग क्या है, इस सब के बारे में हमें पढ़ना है इन टोटल। ठीक है, तो पॉलिसी मेकिंग की प्रोसेस क्या है यानी कि जो नीतियां बनती हैं वो कैसे बनती हैं, इन्हें कौन बनाता है, बेसिस ऑफ पॉलिसी मेकिंग यानी कि क्या इसके बेसिस होते हैं, और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी फॉर्मेशन यानी कि नीति के निर्माण में, मतलब इसका निर्माण किस तरह होता है, क्या क्या इसमें फैक्टर्स होते हैं, और पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया यानी कि इंडिया में कैसे कैसे होता है सब कुछ। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना है प्लानिंग यानी कि नियोजन। ठीक है, नियोजन, इसके टाइप, मशीनरी, पर्सनल एंड टेक्निक, ये सारी चीजें मतलब इन टोटल हमें देखनी है। ठीक है, तो हमें पढ़ना है प्लानिंग और पॉलिसी के बारे में यानी कि नियोजन और नीति निर्माण, इन सब के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं नीति निर्माण या फिर नीति निर्धारण का मतलब। ठीक है, तो नीति निर्माण का अर्थ किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीति बनाना है। यानी कि जैसे मान लो सरकार को देश में विकास करना है तो सरकार उसके लिए नीतियां बनाएगी। ठीक है, तो नीति निर्माण का यही मतलब होता है कि सरकार जो होती है वो देश के लिए नीतियां बनाती है। ठीक है, तो नीति निर्माण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार ऐसी नीतियों का निर्माण करती है जो किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होती हैं। ठीक है, ये व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक किसी भी स्तर पर हो सकती हैं। ठीक है, यानी कि मान लो कि अगर देश में सफाई का हाल बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो आप सफाई के लिए कोई नीति लेके आ रहे हो कि इस नीति के अंतर्गत हम सफाइयाँ करवाएंगे हर जगह। या फिर मान लो कि हाल बहुत खराब है लोगों के, बहुत बीमार हैं आपके यहाँ पे लोग। ठीक है, तो आप उनके लिए फ्री में इलाज हो सके ऐसी कोई नीति लेके आ रहे हो। ठीक है, तो यानी कि कुल मिला के देश के विकास के लिए जो सरकार नीति का निर्माण करती है वही नीति निर्माण में आती है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि नीति निर्धारण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सरकार विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों का समाधान करने के लिए नीतियां बनाती है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे सॉर्टेड आउट करने के लिए उसके लिए नीति यानी कि पॉलिसी बनाई जाती है। जैसे कि हेल्थ पॉलिसी हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड पॉलिसी हो गई। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका नीति निर्माण या फिर नीति निर्धारण। अब नीतियों के प्रकार देखते हैं, यानी कि ये जो नीतियां बनाई जाती हैं ये कितने प्रकार की होती है। पहली है सार्वजनिक नीति, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है सार्वजनिक, यानी कि ये समाज पर समान रूप से लागू होगी। जैसे कि मान लो शिक्षा से रिलेटेड कोई नीति आएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि शिक्षा से संबंधित कोई नीति है और वो केवल मेरे लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये सारे समाज के लिए होती हैं। शिक्षा की नीति, स्वास्थ्य की नीति, गरीबी उन्मूलन आदि की नीति। ठीक है, जैसे कि आयुष्मान कार्ड आपने सुने होंगे। ठीक है, तो आयुष्मान कार्ड क्या है, वो सरकार की एक नीति है जिसके अंतर्गत सरकार फ्री ट्रीटमेंट देती है। ठीक है, तो ये कैसी नीति है, ये स्वास्थ्य नीति है जो सबके लिए है। ठीक है, तो ये सार्वजनिक नीति की कैटेगरी में आएगी। ठीक है, अगला है विशिष्ट नीति निर्धारण, यानी कि ये नीति विशेष मुद्दों के लिए बनाई जाती है। जैसे कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए कोई नीति बना दो आप, या फिर आप खेती यानी कि कृषि से संबंधित कोई नीति बना दो। ठीक है, जैसे मान लो बहुत ज्यादा पर्यावरण में बहुत ज्यादा खराबी हो रही है तो आप एक ऐसी पॉलिसी बना दो कि अब कोई पटाखे नहीं फोड़ सकता, या फिर अब कोई धुआं नहीं कर सकता, अब कोई पराली नहीं जला सकता। ठीक है, तो ये होती हैं विशिष्ट नीतियां। अगला है अस्थायी नीति, जब किसी विशेष संकट के कारण कोई नीति, इमरजेंसी में कोई प्लानिंग हमें करनी पड़ रही है, इमरजेंसी में कोई पॉलिसी हमें बनानी पड़ रही है, तो वो अस्थायी नीति के अंतर्गत आती है। यानी कि इमरजेंसी में हम इसे बनाते हैं और जब हमारा काम खत्म हो जाता है तो हम उसे भंग कर देते हैं, यानी कि उस नीति को खत्म कर देते हैं। जैसे कि आपदा प्रबंधन या फिर महामारी से निपटने के लिए नीति बनाना। जैसे कि मान लो कोविड-19 आया था। ठीक है, तो कोविड-19 से निपटने के लिए सरकार ने नीति बनाई थी कि कोई घर से बाहर नहीं जाएगा, सब मास्क का यूज करेंगे, और सब क्या होता था वो सैनिटाइजर का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये अस्थायी नीति होती है, ये केवल कुछ टाइम के लिए बनाई जाती है और जब प्रॉब्लम चली जाती है तो नीति भी चली जाती है। ठीक है, पहले आपसे बोलते थे कि बिना मास्क के बाहर नहीं निकलोगे, अब ऐसा थोड़ी, अब तो खूब खुला घूमते हैं सब। ठीक है, तो अस्थायी नीति वो है जो विशेष स्थिति या संकट के कारण तत्कालिक रूप से बनाते हैं, यानी कि इमरजेंसी में तुरंत से जो बनाते हैं। ठीक है, और फिर बाद में इसे हटा देते हैं।
अगला है आर्थिक नीति, यानी कि आर्थिक विकास और स्थिरता के लिए बनाई जाने वाली नीति को आर्थिक नीति बोलते हैं, यानी कि जिससे हमारे जो देश का आर्थिक विकास है, इकोनॉमी से रिलेटेड विकास है, वो हो सके। जैसे कि मौद्रिक नीति हो गई, राजकोषीय नीति हो गई, व्यापार नीति आदि हो गई। अब जैसे मान लो हम व्यापार से रिलेटेड कोई पॉलिसी बना रहे हैं, तो सीधी सी बात है व्यापार जो है उसका हमारे देश पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। एक होती है विदेश नीति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो विदेशी संबंधी और विदेशी मामलों के लिए जो नीति बनाई जाती है उसे विदेश नीति बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि सुरक्षा की नीति हो गई या फिर व्यापार की नीति हो गई। जैसे कि मान लो चाइना है, ठीक है, तो चाइना क्या है, चाइना हमारे लिए विदेशी देश है, ठीक है। तो उससे हमें व्यापार कैसा करना है या फिर सुरक्षा के मामले में हमारी नीति कैसी होंगी, ठीक है। तो ये हो गए कुछ नीति के प्रकार। अब चैनल सब्सक्राइब कर लेना समझ में आ रहा हो तो, और ना भी करो तो बस कमेंट करके बता देना कि समझ में आ रहा है या फिर नहीं, ठीक है। आपका कमेंट मोटिवेट करता है। आगे है नीति निर्माण के आवश्यक तत्व, यानी कि जो हम नीति बनाते हैं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है या फिर क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या क्या आवश्यक तत्व है। पहला, स्पष्ट व सरल, यानी कि जो नीति बनाई जाती है वो स्पष्ट और सरल होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर नीति यानी कि कोई भी पॉलिसी बहुत हार्ड है तो वो किसी को समझ में ही नहीं आएगी, है ना। तो इसलिए पॉलिसी स्पष्ट और सरल होनी चाहिए ताकि हर कोई उसे अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। अगला है समाज की आवश्यकता को समझना, यानी कि नीति बनाने से पहले, कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले समाज की समस्या और आवश्यकताओं को समझकर ही नीति बनानी चाहिए। जैसे कि मान लो हमारे समाज में गरीबी की, बेरोजगारी की समस्या है, तो मैं अगर कोई पॉलिसी बनाऊं तो मैं इनके ऊपर बनाऊं। अब मैं फालतू की किसी चीज के ऊपर पॉलिसी बना दूं तो वो तो ठीक नहीं है, ठीक है। तो समाज की आवश्यकता को समझकर, प्रॉब्लम को समझकर पॉलिसी बनानी चाहिए। अगला है संसाधनों की उपलब्धता और विकल्पों का विकास, यानी कि ऐसे संसाधन और ऐसे विकल्पों की पहचान करना जिनके माध्यम से समस्या का समाधान किया जा सके। यानी कि मान लो अगर बेरोजगारी की समस्या हमारे देश में है और हमें नीति निर्माण करना है, हमें बेरोजगारी से रिलेटेड नीति बनानी है, तो हम संसाधन देखेंगे, यानी कि हम ये चीजें देखेंगे कि किस किस चीज का यूज करके हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है। फिर आता है निर्णय लेना, यानी कि अब तुमने डिसाइड कर लिया है तो तुम नीति को लागू कर दो और फिर नीति का मूल्यांकन करो कि जो हमने नीति बनाई है वो सक्सेसफुल है, अनसक्सेसफुल है, क्या हाल चाल है हमारी नीति के, ठीक है। तो ये है नीति निर्माण के आवश्यक तत्व, ये सब एक नीति में होना ही होना चाहिए, ठीक है। अब है अब क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि नीति निर्धारण के अभिकरण बताओ। अभिकरण यानी कि एजेंसी, ठीक है। नीति निर्धारण की एजेंसी बताओ, या फिर नीति निर्धारण में सहायक तत्व कौन से हैं, या फिर नीति निर्धारण के महत्वपूर्ण अंग कौन से हैं, यानी कि वो अंग जो नीति निर्धारण में हेल्प करते हैं, ठीक है। कुछ भी पूछ लेगा, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। तो पहला है संविधान। संविधान जो है बच्चों, ये देश का सर्वोच्च सबसे बड़ा कानून है, ठीक है, तथा बनाए गए प्रत्येक नीति संविधान की इच्छा और प्रावधानों के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो भी आप नीति बना रहे हो वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, वो कोई भी कानूनी रूप से किसी चीज का उल्लंघन ना करे। जैसे कि संविधान ने सबको अधिकार दे रखा है, कभी भी सो कुछ भी, मतलब सबको अधिकार है कि तुम आजादी से कहीं भी आ जा सकते हो, संविधान ने हमें अधिकार दे रखा है, ठीक है। लेकिन कल को सरकार ऐसी नीति बना दे कि तुम घर से बाहर नहीं निकल सकते, तुम घर में बंद रहोगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं चलेगा। यानी कि नीति ऐसी बनानी है जिससे संविधान की इच्छा और प्रावधानों के जो खिलाफ ना जाए, ठीक है। अगर ऐसी कोई नीति हम बनाते हैं तो न्यायपालिका ऐसी नीतियों को अवैध घोषित कर देगा जो संविधान की इच्छा और प्रावधानों के विरुद्ध हो। यानी कि संविधान में अगर ऐसा प्रावधान है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा तो नहीं करना, तो कोई भी संविधान के खिलाफ जाके कोई भी नीति नहीं बना सकता, ठीक है। अगला है विधानमंडल। विधानमंडल सरकार में दी गई नीतियों को क्रियान्वित यानी कि लागू करने के लिए बनाते हैं, ठीक है। विधानमंडल का कार्य मुख्यतः नीतियों को नियंत्रित करना होता है, यानी कि नीति कुछ भी गलत नहीं हो, नीति में सब कुछ सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण अंग तो हैं जो नीति के निर्धारण में हेल्प कर रहे हैं ना, जैसे कि संविधान भी हेल्प कर रहा है, विधानमंडल भी हेल्प कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है मंत्रिमंडल, यानी कि जो कैबिनेट है, ठीक है। मंत्रिमंडल नीति के निर्माण का मुख्य निकाय है। सभी महत्वपूर्ण नीतियां इसके द्वारा बनाई जाती हैं, यानी कि मंत्रिमंडल में बैठ के, मतलब मंत्रिमंडल, संसद, इन सब में बैठ के अच्छे से डिस्कशन होता है, सारी चीज़ें देखी जाती हैं, उसके बाद ही तो नीतियां बनती हैं, ठीक है। फिर है योजना आयोग, ये नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय विकास परिषद, ये सर्वोपरि नीति निर्धारक संस्था है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री, कुछ मंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, तो ये भी नीति के ऊपर विचार करते हैं कि कैसी नीति है, ठीक रहेगी या फिर नहीं रहेगी, ठीक है। अगला है लोक सेवाएं, यानी कि जो आपके IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर होता है ना, ठीक है, तो लोक सेवाएं जो होती हैं ये नीतियों को लागू करने से संबंधित होती हैं, परंतु ये परामर्श देकर तथा मंत्रियों को आवश्यक सूचना उपलब्ध कराकर नीति के निर्धारण में
महत्वपूर्ण सिद्ध होती हैं। यानी कि इनका काम है नीतियों को लागू करना और देखना कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। लेकिन फिर भी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो मंत्री जो होते हैं ना, ज़्यादातर मंत्रियों को हर चीज़ की नॉलेज नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, आईएएस ऑफिसर से, आईपीएस ऑफिसर से, इनसे मतलब कुछ ना कुछ सलाह लेते रहते हैं, कुछ ना कुछ परामर्श लेते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी लोक सेवाएं हैं, इनका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है नीति के निर्माण में या फिर नीति के निर्धारण में। ठीक है, अगला है प्रशासन और नीति निर्धारण के बीच में संबंध बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बना था, इसलिए ये इस स्लाइड में मैंने ऐड किया है। ठीक है, प्रशासन और नीति निर्धारण का संबंध देखो, प्रशासन और नीति निर्धारण एक दूसरे से बहुत ही निकटता से जुड़े हुए हैं। ठीक है, नीति निर्धारण के माध्यम से सरकार या फिर संगठन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दिशा निर्देश तय करती है। यानी कि जो सरकार है वो अपने डेवलपमेंट के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए नीति जो होती है उसे बनाती है, जबकि प्रशासन इन नीतियों को लागू करने का काम करता है। यानी कि बनाएगी सरकार, ठीक है, बनाएगी सरकार, लेकिन ये जो नीतियाँ होती हैं इन्हें प्रशासन लागू करता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी आके नीति लागू करेंगे या फिर मोदी जी सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, अगला है अतः नीति निर्धारण उस दिशा निर्देश को तय करता है जिसके अनुसार प्रशासन का काम होता है। क्यों? क्योंकि मान लो प्रशासन किसी भी चीज़ से रिलेटेड नीति बनाएगा, तो जिस तरह से पॉलिसी बनाएगा उसी तरह से तो काम करेगा। ठीक है, तो नीति निर्धारण उस दिशा निर्देश को तय करता है जिसके हिसाब से प्रशासन काम करता है, और प्रशासन उस नीति को लागू करता है, उसकी निगरानी करता है और उसे क्रियान्वित करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और ये सारे काम प्रशासन के होते हैं। ठीक है, अगला है सार्वजनिक नीति और प्रशासन में संबंध बताओ। ठीक है, तो सार्वजनिक ये ठीक है, सार्वजनिक नीति और प्रशासन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और सामाजिक भलाई के लिए साथ मिलकर काम करते हैं। यानी कि सार्वजनिक नीति और प्रशासन दोनों ही समाज के लिए काम करते हैं। यानी कि जो नीति बनाई जाती है वो भी हमारे लिए बनाई जा रही है, प्रशासन काम कर रहा है वो भी हमारे लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो ये लोगों की भलाई के लिए होते हैं और उनके लिए काम करते हैं। सार्वजनिक नीति सरकार के द्वारा निर्धारित नियम होते हैं जिससे समाज में सुधार लाने के लिए बनाया जाता है। यानी कि ये जो नीतियाँ होती हैं, ये जो पॉलिसी होती हैं, ये समाज में सुधार लाने के लिए बनाई जाती हैं, जबकि प्रशासन इन नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है और ये मेक श्योर करता है कि नीतियाँ ठीक से काम करें। यानी कि सरकार जो है वो नीतियाँ लोगों के फायदे के लिए बना रही है और प्रशासन मेक श्योर करता है कि नीतियाँ ठीक से काम करें, तभी लोगों का भला हो पाएगा। ठीक है, अगला है सार्वजनिक नीति में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण होता है ताकि जनता का विश्वास बना रहे। यानी कि मान लो कोई भी पॉलिसी सरकार लाई, ठीक है, तो लोगों को पता होना चाहिए कि इस पॉलिसी में क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा, ताकि लोगों का सरकार पर विश्वास बना रहे। अगर लोगों को पता ही नहीं होगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं, तो वो क्या विश्वास करेंगे। ठीक है, तो सार्वजनिक जो नीति होती है इसमें पारदर्शिता और उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण होता है। और प्रशासन क्या करता है, प्रशासन इन नीतियों को लागू करते टाइम पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक दूसरे के पूरक हैं। एक बार ध्यान से पढ़ लेना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला है नीति और प्रशासन में अंतर। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो पॉलिसी है, इन दोनों में क्या अंतर है। देखो, नीति का अर्थ होता है एक काम करने का तरीका या फिर नियम। यानी कि सरकार जो नीतियाँ लाती है, पॉलिसी लाती है, इनका क्या मतलब है। इनका मतलब है काम करने का एक तरीका। ठीक है, जबकि प्रशासन क्या है, प्रशासन नीति को लागू करने की प्रोसेस है। यानी कि मान लो सरकार एक नीति लेके आई कि सब बच्चे उल्टे हाथ से काम करेंगे। ठीक है, सरकार एक नीति लाई कि सब बच्चे उल्टे हाथ से काम करेंगे, तो ये तो नीति है। लेकिन प्रशासन वो है जो इस नीति का पालन कराएगा। तो अगर सरकार ने बोला, सरकार नीति लेके आई कि सब उल्टे हाथ से काम करेंगे और आप कर रहे हो सीधे हाथ से काम, तो जो प्रशासन है वो आपको फोर्स कर सकता है कि भैया उल्टे हाथ से काम करो। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होगे। अगला है नीति का उद्देश्य समाज के विभिन्न समस्याओं में सुधार लाना और लक्ष्यों को प्राप्त करना है। यानी कि जो किसी पॉलिसी का उद्देश्य होता है वो समाज में सुधार लाना और डेवलपमेंट करना होता है, जबकि प्रशासन का उद्देश्य है नीति को प्रभावित ढंग से लागू करना। यानी कि कुल मिलाकर जो आपका प्रशासन है वो नीतियों को लागू करने के आसपास घूम रहा है और उन्हें संभालने के आसपास ही घूम रहा है। ठीक है, अगला है नीति निर्माण की प्रक्रिया। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, यानी कि जो नीति निर्माण होता है, जो पॉलिसी का फॉर्मेशन होता है, वो कैसे कैसे होता है। यानी कि अगर मान लो कोई पॉलिसी बनी तो वो कैसे कैसे बनी। सबसे पहले है समस्या की पहचान। यानी कि मान लो अगर आपको कोई भी नीति बनानी है, कोई भी पॉलिसी बनानी है, तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम ढूंढनी होगी। क्यों? क्योंकि पॉलिसी तुम बना किस चीज़ के लिए रहे हो वो तो पता होना चाहिए ना। मान लो मेरे देश में गरीबी की समस्या है, तो सबसे पहले तो मुझे समस्या ढूंढनी है कि जी गरीबी हमारे यहाँ पे समस्या है। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर करना है सूचना का संग्रह। यानी कि फिर मुझे
इसके बारे में रिसर्च करनी है कि कैसे मैं इसे ठीक कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या नहीं कर सकती, ठीक है। उसके बाद है विकल्पों और संसाधनों का मूल्यांकन। उसके बाद समस्या, देखो सबसे पहले मैंने समस्या देख ली कि गरीबी हमारे यहाँ पे समस्या है। उसके बाद मैंने सूचना का संग्रह किया, यानी कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी कि इस कंडीशन में मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती, ठीक है, और इसे कैसे ठीक करा जाएगा। उसके बाद है विकल्पों और संसाधनों का मूल्यांकन, यानी कि अब मैं वो सारी चीज़ें इकट्ठा करूंगी जिनकी हेल्प से मैं गरीबी को ठीक कर सकूं, ठीक है। यानी कि विकल्पों को ढूंढना, यानी कि ऑप्शन ढूंढना कि मैं कैसे इस चीज़ को ठीक करूं, ठीक है। उसके बाद आता है नीति का मसौदा तैयार करना और फिर जनमत लेना, यानी कि उसके बाद तुमने सोच लिया सब तुम्हें क्या करना है। उसके बाद तुमने नीति का एक फॉर्मेट रेडी करा, यानी कि तुमने एक उसे ड्राफ्ट करा, तुमने बनाया कि ऐसी ही ये होगी, ठीक है। उसके बाद है जनमत लेना, यानी कि फिर तुमने वो लोगों के सामने रखी। अब लोग एग्री कर देते हैं तो ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, नीति का अनुमोदन, यानी कि नीति जो है उसे संसद में पेश करना। आपने देखा होगा कोई भी नीति बनती है, कोई भी पॉलिसी बनती है तो उसके ऊपर संसद जो होती है ना, पार्लियामेंट, उसमें चर्चा होती है, ठीक है। वहाँ पे विपक्ष के मंत्री होते हैं, पक्ष के मंत्री होते हैं, ठीक है, सब होते हैं वहाँ। तो वहाँ बढ़िया एंटरटेनमेंट होता है, वहाँ बढ़िया बहस होती है, ठीक है। तो फिर इसमें होता है नीति का अनुमोदन, यानी कि नीति के लिए परमिशन लेना कि सर हमने अपनी समस्या की पहचान करी, हमारी ये समस्या है और इसके सॉल्यूशन के लिए हमने ये नीति बनाई है और आप इसे पास कर दो, ठीक है। फिर क्या होता है, नीति का क्रियान्वयन, यानी कि अगर नीति तुम्हारी पास कर दी, सामने वाले पर्सन ने तुम्हें परमिशन दे दी, तो उसके बाद नीति जो होती है वो पास कर दी जाती है और लागू कर दी जाती है, ठीक है। नीति का कार्यान्वयन शुरू हो जाता है, नीति काम में आ जाती है। फिर क्या होता है, नीति का मूल्यांकन, यानी कि एट द एंड देखते हैं कि जो हमने नीति लागू करी थी ये कैसी चल रही है, मतलब इससे फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, हमारे जो लक्ष्य थे वो पूरे हुए या फिर नहीं हुए, ठीक है। तो ये थी आपकी नीति निर्माण की प्रक्रिया। आई होप 2-3 मिनट में आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब है नीति विश्लेषण या फिर नीति मूल्यांकन, ये क्या है, ठीक है। तो ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें, आप ध्यान से सुनना। नीति विश्लेषण, इसका मतलब है किसी नीति का गहराई से अध्ययन करना, विश्लेषण यानी कि एनालाइज करना, किसी नीति के बारे में अच्छे से पढ़ना कि भैया ये नीति बोल क्या रही है, ठीक है। इसमें नीति के उद्देश्य, नीति के लक्ष्य, कार्य, रणनीति का विश्लेषण किया जाता है, यानी कि नीति के विश्लेषण में आता है आप पूरी की पूरी नीति के बारे में पढ़ रहे हो कि ये नीति भैया बोलती क्या है, ठीक है, इस नीति के आने से क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। यह हमें ये समझने में मदद करती है कि नीति क्यों बनाई गई थी और इससे क्या क्या परिणाम होने की उम्मीद है, ठीक है। तो आई होप विश्लेषण आप समझ गए हो। विश्लेषण का मतलब है एनालाइज करना कि ये नीति क्यों बनाई गई, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ हैं, क्या नुकसान है, क्या परिणाम है, ठीक है। जबकि नीति मूल्यांकन का मतलब है कि नीति के प्रभाव को मापना, यानी कि जो नीति बन चुकी है उसका क्या प्रभाव पड़ा देश पे, ठीक है। तो नीति मूल्यांकन का मतलब है नीति के प्रभाव को मापना। इसमें देखा जाता है कि नीति अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में कितनी सफल रही, यानी कि नीति से कितना फ़ायदा हुआ। मूल्यांकन से हमें ये समझने में सहायता मिलती है कि कितने सुधार किए जाने चाहिए थे या फिर कितने सुधार हो गए, ठीक है। तो विश्लेषण का मतलब है एनालाइज करना, देखना कि इसमें क्या फ़ायदा है, क्या नहीं है, ठीक है। जबकि नीति मूल्यांकन का मतलब है कि हम देख रहे हैं कि इसने कितनी प्रोग्रेस कर ली, ठीक है। एक बार पढ़ लेना और अच्छे से समझ आ जाएगा। अगला है मूल्यांकन के प्रकार, यानी कि ये जो हम नीति का जो मूल्यांकन कर रहे थे ना, एनालाइज जो हम कर रहे थे, इसके कितने प्रकार हैं। इसका पहला प्रकार है पूर्ण मूल्यांकन। ये नीति के लागू होने से पहले किया जाता है, यानी कि इसमें अनुमान लगाया जाता है कि जो नीति हम ला रहे हैं इसका क्या प्रभाव होगा, ये सक्सेसफुल होगी या फिर ये बेकार जाएगी, इस तरह, ठीक है। उसके बाद होता है प्रवर्तित मूल्यांकन, ठीक है। ये मूल्यांकन नीति के काम के दौरान लगाया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि नीति सही तरीके से लागू हो रही है या नहीं, ठीक है। तो पहले तो हम नीति बनाने से पहले देखते हैं कि हमारी नीति कैसी जाएगी, ठीक है। उसके बाद नीति जब हमारी लागू हो जाती है तब हम उसकी कंडीशन देखते हैं कि ये चल कैसी रही है। फिर आता है अंतिम मूल्यांकन, यानी कि परिणाम और सुधारों की आवश्यकता देखना। परिणाम और सुधारों की आवश्यकता देखना, यानी कि एंड में मूल्यांकन करना कि जो हमने नीति बनाई थी इसके क्या क्या परिणाम रहे और हम इसमें क्या क्या सुधार करके इसे दोबारा लागू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके मूल्यांकन के प्रकार। देखो लेक्चर थोड़ा शायद लंबा हो जाए तो आप ध्यान से सुनते जाना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और कमेंट करके बताना देखो समझ में आ रहा हो तो, ठीक है। अगला है नीति निर्धारण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो हम नीति बनाते हैं उसे क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं। पहला है राजनीतिक कारक। अब ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है क्योंकि एग्जाम्पल आपको बहुत तगड़ा मिलेगा, ठीक है। देखो विभिन्न राजनीतिक दलों के विचारधारा और हित जो हैं वो नीति निर्धारण को प्रभावित करते हैं। मान लो कि ए पार्टी
अब मैं नाम नहीं ले रही, मान लो ये है पार्टी ए, ये धार्मिक विचारधारा की है, ठीक है, तो ये क्या करेगी, ये धर्म से संबंधित नीतियाँ बनवाएगी, ठीक है। अब आप सब जानते ही हो, ठीक है, ऐसी कौन सी पार्टीज होती हैं, ठीक है। तो राजनीतिक कारक में ये आता है कि ये नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं। क्या होता है कि मान लो कि एक पार्टी है वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की है, तो वो ऐसी ऐसी नीतियाँ लाएगी जो धर्म से संबंधित हो। एक पार्टी उदारवादी प्रकृति की है, तो वो ऐसी ऐसी नीतियाँ लाएगी जिनमें उदारवाद भरा हुआ हो, ठीक है। एक पार्टी ऐसी है जिसमें जातिगत भेदभाव बहुत है, तो वो पार्टी ऐसी नीतियाँ लाएगी जहाँ पे एक जाति को फायदा है, बाकी किसी को नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, चुनाव के दौरान किए गए वादे भी नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि जो पॉलिटिशियन होते हैं, ये चुनाव के टाइम पे वादा करते हैं कि हम तो जी ऐसी पॉलिसी लेके आएंगे, हम तो वैसी पॉलिसी लेके आएंगे। तो ये क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा नीति को प्रभावित करती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया राजनीतिक कारक, यानी कि नीति निर्धारण को प्रभावित करने वाला पहला पॉइंट है राजनीतिक कारक, यानी कि जो पार्टी जैसी होगी वो वैसी ही नीति लेके आएगी, तो इससे क्या होगा, प्रभावित होगा, ठीक है। जैसे मान लो देश को रोजगार की ज़रूरत है और पार्टी है जातिगत, तो वो क्या करेगी, अपनी जाति के लिए काम करेगी, रोजगार को देखेगी भी नहीं, ठीक है। अगला है सामाजिक कारक, यानी कि जनता की जो राय और भावनाएं होती हैं ये भी नीति निर्धारण को प्रभावित करती हैं। यानी कि जैसे अभी भी राजनीति प्रभावित कर रही थी, वैसे ही लोग भी करते हैं। यानी कि मान लो लोग जो है ना, एक एरिया के लोग बहुत ज़्यादा भड़के हुए लोग हैं, आदिवासी लोग हैं। अब अगर हम वहाँ पे कोई बहुत अच्छी नीति लेके आएंगे ना, तो वो हमारे खिलाफ हो जाएंगे, वो बोलेंगे जी हमें ऐसे ऐसे सुधारों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम ना उनकी चीज़ें उनसे छीन रहे हैं। तो कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि जो जनता की भावना होती है, जनता की जो राय होती है, वो नीति निर्धारण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों के लिए नीति बना रहे हो और लोग उस नीति के खिलाफ हैं, तो आप उसे कैसे लागू कर दोगे, ये बताओ, ठीक है। अगला है आर्थिक कारक, यानी कि जो देश की आर्थिक स्थिति होती है ये भी नीति निर्धारण को प्रभावित करती है। मतलब जब हमारी अर्थव्यवस्था संकट में होती है तो हमें अपने खर्चों को घटाने और सुधार पर नीतियाँ केंद्रित करनी होती हैं। यानी कि जब हमारी अर्थव्यवस्था खराब है, हमारे देश के गरीबों वाले हाल है, तो ऐसी कंडीशन में हमें आर्थिक विकास से संबंधित नीतियाँ बनानी होगी, ठीक है। तो ये भी हमारे नीति बनाने को प्रभावित करते हैं। अगला है समाज के दबाव समूह, यानी कि समाज में कुछ ऐसे समूह होते हैं, ऐसे ग्रुप होते हैं जो सरकार पर दबाव डालते हैं कि आप इस चीज़ से रिलेटेड नीति बनाओ, उस चीज़ से रिलेटेड नीति बनाओ। जैसे कि ट्रेड यूनियन, पर्यावरण संगठन, मानव अधिकार संगठन भी अपनी मांग और उद्देश्य के अनुसार नीति निर्माता पर दबाव डालते हैं। यानी कि वो बोलते हैं कि आप ऐसी नीति लाओ, वैसी नीति लाओ, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इससे भी नीति निर्धारण जो है वो प्रभावित होता है। और ना ये चीज़ एक तरह से पॉजिटिव भी है। क्यों? क्योंकि इस हिसाब से सरकार कुछ भी तो बना नहीं सकती, ठीक है। हमको अपनी बात रखनी पड़ेगी कि सर हमें ऐसा चाहिए, हमें वैसा चाहिए, ठीक है। अगला है मीडिया और संचार, यानी कि जो मीडिया और संचार के साधन होते हैं ये भी नीति निर्धारण को प्रभावित करते हैं। मान लो सरकार कोई ऐसी नीति बना रही है जो लोगों को पसंद नहीं आ रही, तो मीडिया उसे बढ़ा चढ़ा के दिखाएगी, इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाएगी कि लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे, ठीक है। तो सरकार को वो नीति कैंसिल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो मीडिया और संचार साधन हैं ये भी नीति निर्धारण को प्रभावित करते हैं। अब पढ़ते हैं नियोजन। आई होप पॉलिसी मेकिंग आपने पढ़ लिया है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कमेंट कर देना, बस कमेंट, बस कमेंट, ठीक है। अब पढ़ते हैं नियोजन, यानी कि प्लानिंग के बारे में। देखो प्लानिंग जो हम सब करते हैं, जैसे कि मान लो मुझे कल कहीं जाना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं प्लानिंग करूँगी कि मुझे कितने कपड़े रख के ले जाने हैं, मुझे क्या खाना है जाके, मुझे क्या क्या पैक करना है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो नियोजन का अर्थ है किसी उद्देश्य या फिर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले से तैयार की गई योजना। यानी कि नियोजन का मतलब है हमें कोई भी उद्देश्य प्राप्त करना है या फिर हमें कुछ भी करना है, तो हम उसके लिए पहले से ही योजना बना के रखें, पहले से ही प्लानिंग कर लें, ठीक है। जिससे सही तरीके से संसाधनों का उपयोग किया जा सके, यानी कि जिससे सही तरीके से हमारा काम हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ रहे हैं, इस नियोजन का मतलब है कि किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप पहले से प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है। तो नियोजन में अनेक रणनीतियाँ यानी कि बहुत सारी स्ट्रेटजीज शामिल होती हैं प्लानिंग करने में, ठीक है। अब नियोजन की विशेषता देख लेते हैं कि नियोजन यानी कि जो प्लानिंग है, प्लानिंग की क्या विशेषता है। प्लानिंग की पहली विशेषता है निश्चित लक्ष्य का निर्धारण, यानी कि नियोजन के लिए कुछ लक्ष्यों का निर्धारण होना आवश्यक है, इसी के आधार पर योजना का कार्य किया जाता है। यानी कि आपको सबसे पहले अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित करना होगा। जब तक आपका लक्ष्य नहीं होगा तो आप प्लानिंग किसके लिए करोगे। जैसे कि मान लो मेरा लक्ष्य है दिल्ली, कल मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ, मेरा लक्ष्य है दिल्ली जाना, तो मैं उसी के लिए प्लानिंग करूँगी, ठीक है। तो उसी तरह आपको कोई लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। जब तक आप लक्ष्य निर्धारित नहीं करोगे तो आप प्लानिंग नहीं कर सकते। तो इसकी पहली विशेषता है कि निश्चित लक्ष्य का निर्धारण, यानी कि आपको निश्चित लक्ष्य का निर्धारण करना पड़ता है। अगला है लक्ष्य की प्राप्ति, यानी कि नियोजन की ये विशेषता है कि ये इंसान को उसके लक्ष्य की प्राप्ति करा सकती है। क्योंकि जब आप अच्छी योजना बनाओगे ना, अच्छी प्लानिंग करोगे, अच्छे से मेहनत करोगे, तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी।
अगला है संसाधनों का कुशल उपयोग, यानी कि अगर हम प्लानिंग कर लेंगे, ठीक है, तो नियोजन में जो उपलब्ध संसाधन है, जैसे कि हमारे पास टाइम है, पूंजी है, यानी कि पैसे हैं, श्रम है, तो इन सब का कुशलतापूर्वक ठीक से उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। अगला है लचीलापन, यानी कि योजना में आवश्यक संशोधन करने की क्षमता, यानी कि हमें प्लानिंग ऐसी बनानी है जो लचीली हो, फ्लेक्सिबल हो, जिसमें हम चेंजेस कर सकें, ठीक है। ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए जिसमें चेंजेस किए जा सकें। अगला है नियंत्रण, यानी कि नियोजना पर निगरानी और नियंत्रण होनी चाहिए, यानी कि जो भी हमने प्लानिंग बनाई है उसे हम अपनी आंखों के सामने रखें ताकि कोई भी इसमें चीटिंग ना हो। मान लो मैंने प्लानिंग करी है कि मैं 10 दिन तक बाहर की चीज़ें नहीं खाऊंगी, ठीक है, तो मुझे नियंत्रण रखना पड़ेगा ताकि मैं ना खाऊं इन चीज़ों को, ठीक है। अब है नियोजन की प्रक्रिया या फिर चरण, यानी कि जो प्लानिंग होती है इसके कौन कौन से चरण हैं। पहला है लक्ष्य का निर्धारण, यानी कि आपको कोई भी प्लानिंग करनी है तो सबसे पहले अपना टारगेट सेट करो, ठीक है, आप लक्ष्य निर्धारित करो और उस लक्ष्य के लिए प्लानिंग करो। अगला है पूर्व अनुमान, यानी कि नियोजन यानी कि प्लानिंग में भविष्य की परिस्थितियों का अनुमान लगाया जाता है। इस प्रक्रिया में संभावित घटना और समस्याओं को पूर्व अनुमान किया जाता है ताकि भविष्य में होने वाली समस्याओं को सॉर्टेड आउट किया जा सके। जैसे कि आप समझो, बहुत आसान है, जैसे कि समझो मुझे कल जाना है लद्दाख, ठीक है, मुझे कल लद्दाख जाना है, मैं लद्दाख जाने की प्लानिंग कर रही हूँ, तो मुझे पूर्व अनुमान लगाना पड़ेगा, यानी कि मुझे अनुमान लगाना पड़ेगा कि यार लद्दाख जा रहे हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होगी, ठंड के हिसाब से 3-4 जोड़ी कपड़े रखने हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे नियोजन जो मैं प्लानिंग कर रही हूँ ना उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लक्ष्य का निर्धारण करना है, पूर्व अनुमान लगाना है, फिर करना है संसाधनों का कुशल उपयोग, यानी कि जो जो चीज़ें मेरे पास हैं मैं उन सब का यूज़ करूँ अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसे कि मुझे लद्दाख जाना है तो मेरे पास जितने भी कपड़े हैं या फिर जितनी भी चीज़ें हैं मैं उन सब का यूज़ करूँ, ठीक है। अगला है योजना का क्रियान्वयन, यानी कि फिर मैं अपनी योजना को एग्जीक्यूट कर दूं और मैं उस पर नियंत्रण रखूं और उसको मूल्यांकन करूं, यानी कि मैं देखूं कि मेरी जो प्लानिंग थी वो कितनी सक्सेसफुल रही, ठीक है। अगला है कि नियोजन के क्या उद्देश्य हैं, क्या गुण हैं या फिर क्या लाभ है। पहला है दिशा प्रदान करना, यानी कि जब आप किसी चीज़ के लिए प्लानिंग करते हो तो उससे क्या होता है कि उससे देखो नियोजन से स्पष्ट दिशा प्रदान होती है जिससे संगठन के सभी सदस्य एक ही लक्ष्य की ओर कार्य कर सके। यानी कि जैसे मान लो आप एक कंपनी में हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपका लक्ष्य है इस साल 2 करोड़ रुपए की अर्निंग करना, ठीक है। तो जब आप लक्ष्य निर्धारित कर लोगे तो आप सबको दिशा मिल जाएगी, तो आपको पता है कि हमें इसी दिशा में काम करना है, हमें ये करके दिखाना है, ठीक है। अगला है प्रबंधन में मितव्ययता। मितव्ययता का मतलब होता है हिसाब से चलना, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा मतलब जितनी ज़रूरत है उतना ही खर्चा करना, फालतू का खर्चा ना करना, ठीक है। तो प्लानिंग का एक गुण ये है कि ये नियोजन में अपव्यय को कम करती है, यानी कि फालतू जो खर्चा होता है उनको कम करती है, ठीक है। अगला है पूर्व अनुमान लगाना, ये मैंने अभी बताया था कि इस सिचुएशन का पूर्व अनुमान लगाना ताकि फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उसे सॉर्टेड आउट कर सकें, ठीक है। अगला है निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति, यानी कि इसका जो क्या था ये, हाँ, जो हमारा नियोजन है इसका एक लाभ ये भी है कि इससे हमें हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है, और हमारा टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है। यानी कि जब हम प्लानिंग करते हैं कि यार हमें इतने से इतने तक ये काम करना है, वो काम करना है, तो इससे क्या होता है हमारा टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है और हमारी विकास और वृद्धि भी होती है, ठीक है। आप पढ़ लेना है डीपली, ठीक है। अगला है नियोजन के कारण, यानी कि जो हम प्लानिंग करते हैं, जो हम नियोजन करते हैं उसके क्या कारण है, क्यों करने पड़ रहे हैं हमें ये। तो देखो, आर्थिक न्याय तथा सामाजिक समता पर आधारित अच्छे समाज के निर्माण को संभव बनाने के लिए नियोजन को कार्य में लाना इम्पोर्टेंट है, यानी कि पहले से प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लक्ष्य प्राप्ति हेतु भी ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्यों, क्योंकि जब तक आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो आप किस चीज़ के लिए प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, और अगर आपने प्लानिंग अच्छे से करी है ना तो आप सक्सेसफुल हो गए, ठीक है। तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी ये आवश्यक है। साथ ही साथ नियोजन की सहायता से समय प्रबंध भी उचित रूप से हो जाता है, यानी कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम उसमें टाइम मैनेजमेंट भी लेके आते हैं कि इतना टाइम यहाँ लगाना है, उतना टाइम वहाँ लगाना है, ठीक है। अगला है नियोजन से विकास और वृद्धि सुनिश्चित हो सकती है, यानी कि जो हम प्लानिंग करते हैं उससे सीधी सी बात है विकास भी होगा और वृद्धि भी होगी, क्यों, क्योंकि हमने अच्छी प्लानिंग करी है। आगे है नियोजन के प्रकार, यानी कि जो प्लानिंग होती है ये कितने तरह की होती है। पहला है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन एक देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक व्यापक रणनीति है, यानी कि देश के विकास के लिए जब योजना बनाई जाती है तो वो आर्थिक नियोजन में आती है, ठीक है। इसमें देश के संसाधनों का कुशल यूज़ करना है, यानी कि जो हमारे देश में सोर्सेज हैं हम उनका यूज़ कैसे करें, हम अपना प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं, रोजगार के अवसर कैसे पैदा करें, ठीक है, और जीवन स्तर में कैसे सुधार लाएं, ये सारी बातें शामिल होती है, ठीक है। तो नियोजन का पहला प्रकार है आर्थिक
आर्थिक नियोजन, ठीक है, यानी कि आर्थिक रूप से देश को मजबूत बनाने के लिए ये प्लानिंग की जाती है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय नियोजन यानी कि इंटरनेशनल प्लानिंग, ठीक है, तो ये विभिन्न देशों के बीच सहयोग और समन्वय स्थापित करने की रणनीति होती है। यानी कि जब हम इंटरनेशनल प्लानिंग करते हैं तो वो हमारी अंतर्राष्ट्रीय नियोजन के अंदर आती है। इसमें क्या होता है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत बनाना, यानी कि जो दो देशों के बीच संबंध है उन्हें मजबूत बनाना, व्यापार करना, इन्वेस्टमेंट करना और जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं उनको सॉल्व करना आदि शामिल होता है। अगला है नगर नियोजन यानी कि नगर से रिलेटेड प्लानिंग। इसमें क्या होता है कि यह एक शहर के भौतिक और सामाजिक विकास के लिए योजना बनाता है, ठीक है। इसका संबंध नगरों में सड़कों, गलियों तथा मकान की व्यवस्था वगैरह से संबंधित होता है जिसमें नगर का भला हो सके। अगला है कार्यक्रम से संबंधित प्लानिंग, ठीक है। कार्यक्रम प्लानिंग किसी विशेष काम या फिर परियोजना के लिए बनाई जाती है, यानी कि कोई विशेष काम अगर मान लो देश में होना है तो हम उसके लिए प्लानिंग करें। अगला है प्रशासनिक नियोजन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन प्लानिंग, ठीक है। ये किसी संगठन या सरकार के कामकाज को अधिक कुशल और प्रभावी बनाने के लिए की जाती है। एक बात बताओ, जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में प्लानिंग करोगे तो क्या प्लानिंग करोगे कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन खराब चले? नहीं ना, आप ऐसी प्लानिंग करोगे कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रभावी बने, कुशल बने, है ना, ठीक है। तो यही है इसका मतलब। अब देखते हैं नियोजन के सिद्धांत, यानी कि जो प्लानिंग हो रही है इसके क्या क्या प्रिंसिपल हैं। पहला है नियोजन भविष्य के किसी काम के लिए होना चाहिए, यानी कि जो आप प्लानिंग कर रहे हो भविष्य के किसी काम के लिए कर रहे हो कि हमें कल दिल्ली जाना है, हमें कल लखनऊ जाना है, ठीक है, तो नियोजन भविष्य के किसी काम के लिए होना चाहिए। अगला है नियोजन विस्तार से किया जाना चाहिए, यानी कि जो आप प्लानिंग कर रहे हो आराम से करो, विस्तार से करो, अच्छे से करो, ठीक है। अगला है नियोजन करते समय विकल्प और संसाधनों को ध्यान में रखना आवश्यक है, यानी कि जब आप प्लानिंग कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। फिर है नियोजन सही व उत्तरदायी व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 2 साल के बच्चे को उठा के लिया और उससे बोलो बेटा चल प्लानिंग कर, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। जो प्लानिंग आप कर रहे हो, जो नियोजन आप कर रहे हो वो एक उत्तरदायी व्यक्ति के द्वारा की जानी चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान के द्वारा, ठीक है। अगला है योजना आयोग, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। योजना आयोग क्या है? ये भारत की एक महत्वपूर्ण संस्था थी, यानी कि अभी नहीं है, ये पहले थी, अब वर्तमान में नीति आयोग चलता है, ठीक है। तो योजना आयोग भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण संस्था थी। इसका उद्देश्य देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना बनाना था, यानी कि योजना आयोग योजना बनाता था किस लिए? देश के आर्थिक विकास के लिए, ठीक है। इसके अध्यक्ष पीएम होते थे और उपाध्यक्ष योजना मंत्री होते थे, और 2014 में इसे हटाकर इसके स्थान पर नीति आयोग बना दिया गया। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा पॉलिसी मेकिंग एंड प्लानिंग। अगर समझ में आया हो तो कमेंट करके बताना, और अगर किसी को लीगल नोट चाहिए तो इस नंबर पे आप डीएम कर सकते हैं। क्या टर्म एंड कंडीशन है बता दी जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।